किसान, बदलते भारत की शान। भारतीय मसालों की खुशबू दुनिया भर में फैली हुई है और हम इसके उत्पादन में नंबर 1 पर हैं। ये मसाले ही तो हैं जो दूसरे देश के व्यापारियों को हमारे देश भारत की ओर खींचते हैं। अंग्रेजों ने भी जिन वस्तुओं का शुरुआती दौर में भारत के साथ कारोबार किया, उनमें मसाले भी शामिल थे। और मशहूर समुद्री यात्री जो कि पुर्तगाल से थे, जिनका नाम वास्को डी गामा है, वो भी मसालों की तलाश में ही हमारे देश भारत आए थे। हमारे जो भारतीय मसाले हैं, इनकी दुनिया ही निराली है। ये थाली का स्वाद तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ ये सेहत के लिए, यानी कि अच्छी सेहत के लिए भी मुफीद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा कृषि विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप अभी तक समझ चुके होंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात होगी भारतीय मसालों की। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। मसाला शब्द का मतलब उन कृषि उत्पादों से है जिनका उपयोग खाने या पीने वाले पदार्थों को खुशबूदार और स्वादिष्ट बनाने के लिए होता है। मसालों में एक खास तरह का तेल पाया जाता है जिसमें भाप बनकर उड़ जाने का गुण होता है। मसालों में खुशबू इसी गुण की वजह से पाई जाती है। कुछ मसालों में जबरदस्त तीखापन होता है। ये तीखापन एल्कलाइड पदार्थों के कारण है। अलग अलग मसालों में ये पदार्थ भी अलग अलग हो सकता है। मिसाल के तौर पर काली मिर्च में पाइपेरिन और लाल मिर्च में कैप्सिलिन पदार्थ तीखेपन के लिए जिम्मेदार है। भारत के बहुत से राज्यों में मसालों की खेती होती है। खासतौर से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल प्रमुख हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है। 2022-23 के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 44 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर मसालों की खेती हुई थी और कुल उत्पादन 1 करोड़ टन से भी ऊपर था। भारत से फिलहाल 4 अरब डॉलर का मसाला निर्यात हो रहा है, बल्कि 2023-24 के दौरान सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4 अरब 46 करोड़ डॉलर के मसाले एक्सपोर्ट करके नया कीर्तिमान बनाया है। सरकार ने 2030 तक निर्यात का लक्ष्य 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने का फैसला किया है। शायद 63 मसाला, जैसा कि बताया, इनका जो है उत्पादन किया जाता है। और जो हम लोग उत्पादन करते हैं मसाला फसलों का, उसका 90% हम लोग जो है उपभोग कर लेते हैं। और विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादक, उपभोग और निर्यात करने वाला देश भारत ही है। यहाँ के मसाला फसलों का जो है सबसे ज़्यादा जो है लोग पसंद करते हैं और इसकी मांग रहती है। और इसके मसाला फसलों का हमारे जो है 130 देशों में निर्यात किया जाता है। और हमारे घरेलू उपभोग भी मसाला का बहुत अधिक है। प्रति व्यक्ति हम लोग करीबन 3.25 किलोग्राम मसाला प्रति वर्ष जो है उसका उपभोग करते हैं। लगभग सभी तरह के मसालों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये ऐसे गुण हैं जो कई तरह की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। बल्कि बहुत से मसालों का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही दवा के रूप में होता आ रहा है। घरेलू दवाओं के अलावा आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में मसालों का अपना महत्व है। सभी मसाला फरसने हम जानते हैं वो उपयोगी होती हैं, उसमें औषधि गुण पाए जाते हैं। अचार है, मुरब्बा है, उसके संरक्षण में किया जाता है। तो इनका जो है बहुत ही अधिक महत्व होता है। और जैसे जो हमारी परंपरागत फसलें होते हैं, उनकी अपेक्षा ये जो है
इनका उत्पादकता अधिक होता है, इनसे लाभ अधिक मिलता है। जो किसानों को आमदनी दुगनी या उस तरह के जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के, उसमें मसाला फसलें जो हैं बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। बताया जाता है कि इलायची, काली मिर्च और दालचीनी की खेती 500 साल ईसा पूर्व से ही हो रही है। दुनिया के दूसरे हिस्सों को भारत से जोड़ने में मसालों का बहुत बड़ा योगदान है। विशेषज्ञों की माने तो मसालों के कारण ही 332 ईसा पूर्व भारत और मध्य पूर्वी देशों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। उस समय अरब व्यापारी भारत से मसाले खरीदकर यूरोप के देशों में पहुंचाया करते थे। बाद में यूरोप के बहुत से लोगों ने मसालों के लिए ही भारत की कई मुश्किल यात्राएं की। 20 मई 1498 के दिन पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा कालीकट पहुंचने में कामयाब रहा। वास्को डी गामा के बाद कई और यूरोपीय यात्री भारत आए। कोई हॉलैंड से था, कोई इंग्लैंड से और कोई स्पेन से। इन यात्रियों के आने से यूरोपीय देशों के साथ मसाला जो ये भारत की भूमि कहा जाता है, और जो 1498 में जो वास्को डी गामा वो मसाला की खोज में सी रूट पे कालीकट पे पहुंचा था। तो वैसे तो पूरे विश्व में 109 मसाला फसलें जो है उस पे जो है बोई जाती हैं और उन पे काम होता है, लेकिन अपने भारत में 63 मसाला फसलों पे बोई जाती हैं और उनका निर्यात किया जाता है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे और जानकारियों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। मसालों को उनकी प्रकृति और उनके उपयोग के आधार पर विशेषज्ञों ने कई रूपों में वर्गीकृत किया है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और जानते हैं मसालों के दिलचस्प वर्गीकरण के बारे में। और कुछ बहुवर्षीय।
बहुवर्षीय मसालों में दालचीनी, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, केसर और पुदीना के नाम प्रमुख हैं। बहुवर्षीय ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें एक बार लगाने के बाद सालों साल पैदावार ली जा सकती है। सभी बहुवर्षीय मसाले वृक्षीय होते हैं, यानी इनका पौधा बड़ा होकर पूरा पेड़ बन जाता है। लेकिन धनिया, जीरा, मेथी, प्याज, लहसुन और अदरक के पौधों की प्रकृति शाकीय है, जबकि इलायची और काली मिर्च की झाड़ी नुमा। अलग अलग मसालों में पौधों के अलग अलग भागों का इस्तेमाल होता है। कुछ मसालों के बीज का सेवन होता है, कुछ के फलों का और कुछ भूमिगत कंद होते हैं। लौंग के फूल की कली उपयोग में लाई जाती है। केसर और जावित्री के फूल और फल का कुछ हिस्सा इस्तेमाल योग्य है। दालचीनी की छाल एक मसाला है। पुदीना, धनिया, तेजपत्ता, मेथी और सोवा की पत्ती का हम मसाले के रूप में सेवन करते हैं। अलग अलग मसालों के अलग अलग उपयोग हैं। मिसाल के तौर पर काली मिर्च, लाल मिर्च, इलायची, अदरक, धनिया, जीरा, राई, लहसुन, इमली और प्याज जायका बढ़ाने वाले मसाले हैं, जबकि लौंग, इलायची, धनिये की पत्तियां, कड़ी पत्ती, दालचीनी, हींग और लहसुन खुशबूदार हैं। केसर, हल्दी और लाल मिर्च रंग देने वाले मसाले हैं। हम बात करें हल्दी की तो इसकी गिनती प्रमुख मसालों में होती है। आगे जानेंगे इसकी खेती के तरीके के बारे में। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, वो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत। हल्दी की अगर हम बात करें तो ये खरीफ सीजन की प्रमुख फसल है, यानी कि इसकी जो बुआई है वो वर्षा के समय होती है। अभी इसकी बुआई पूरी हो चुकी है, अब समय है इसकी देखभाल करने का। तो क्या है इसकी देखभाल करने का सही तरीका, यानी कि कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन, पोषण और सिंचाई की व्यवस्था किस तरह से कर सकते हैं, आइए जानते हैं। ये नम जलवायु की जरूरत होती है। बुआई के समय 20 से 29 डिग्री तापमान चाहिए और बढ़वार के समय तापमान थोड़ा कम हो, जबकि खुदाई के वक्त शुष्क वातावरण की जरूरत होती है। इसकी अगेती और मध्यम प्रजातियों के बोने का सही समय 15 मई से 15 जून है, जबकि पछेती किस्मों को जून के आखिरी पखवाड़े में बो सकते हैं। ये इसकी हल्दी की जो है मुख्य बोने का समय है और इसकी खेत की तैयारी सबसे पहले होता है। इसकी खेत की तैयारी तो पहली जो है जुताई हम जो है मिट्टी पलटने वाले हल से कर देते हैं। इसके बाद 3-4 जुताई कल्टीवेटर से करने के बाद खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए और इसके लिए मिट्टी जो है दोमट मिट्टी से लेके बलुई दोमट मिट्टी ये सबसे अच्छी रहती है। उचित जल निकास का हो, जीवाश्म उसमें अच्छा हो, ये मिट्टी जो है हल्दी की खेती के लिए सर्वोत्तम रहती है। पीएच इसका करीबन 5.5 से 7.5 के बीच हो तो और उत्तम है। भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र द्वारा या केंद्र द्वारा बहुत सी जो है अलग अलग जो है प्रजातियों का जो है विकास किया गया है। जो प्रमुख इसकी प्रजातियां हैं
जो इस केंद्र से निकाली गई हैं 5 प्रजातियों का विकास किया गया है, जिसमें से नरेंद्र हल्दी 1 है, नरेंद्र हल्दी 2 है, नरेंद्र हल्दी 3 है, नरेंद्र सरयू है और ये NDH 98 है। ये 5 प्रजातियां इस केंद्र से निकाली गई हैं। इसके अलावा IISR प्रतिभा है, एलाय सुप्रीम है और आपकी जो है मेघा टर्मरिक 1 है, प्रतिभा है, यार आज बहुत सी उन्नतशील प्रजातियां हैं, तो इनका चुनाव करना हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है। हल्दी की खेती के लिए हम लोगों को आर्द्र और जो है नम जलवायु चाहिए और इसकी बुवाई के समय जो हमको थोड़ा सा तापमान अधिक चाहिए, 20 से करीबन 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और बढ़वार के समय थोड़ा सा ठंडक तापमान, और उसकी जो है कटाई के समय या खुदाई के समय शुष्क वातावरण चाहिए। तो हल्दी की खेती के बोने का उचित समय हम लोगों के यहाँ 15 मई से लेकर 15 जून तक होता है। और जो अगेती और मध्यम प्रजातियाँ होती हैं, जो इसकी लेट की प्रजातियाँ होती हैं, उसको 15 जून से 30 जून तक बो सकते हैं। इसकी बुवाई जो है मई जून के महीने में की जाती है। तो उस समय अगर वर्षा ना हो तो वर्षा के ध्यान में रखते हुए इसको नमी को सिंचाई करते रहना चाहिए। और इसके बाद जो है हर 15 से 20 दिन के पे इसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। और किसान भाइयों, इसमें खरपतवार ज़्यादा लग जाते हैं, तो खरपतवार को नियंत्रण के लिए एक तो आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं इसके जमाव के बाद, दूसरा रासायनिक विधि द्वारा भी खरपतवार का नियंत्रण करना चाहिए। भारत में बड़े पैमाने पर हल्दी उगाई जाती है। 2022-23 के दौरान देश भर में 3,23,000 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन पर हल्दी बोई गई और उत्पादन रहा 11,61,000 टन। प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और गुजरात के नाम शामिल हैं। हल्दी में कई तरह की बीमारियों और कीट लगने की संभावना रहती है। वैज्ञानिक तरीके से उनका निदान करेंगे तो नुकसान से बचे रहेंगे। हल्दी की खेती में 2 प्रमुख बीमारियां लगती हैं और कहीं कहीं पर आपका राइजोम राट भी लगता है, लेकिन इधर आपके पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कहीं नोटिस नहीं किया जाता है। लेकिन फोलियर डिजीज जो होती हैं, पर्णी धब्बे, एक तो होता है पत्ती धब्बा, लीफ स्पॉट, जो कि कोल्टोट्राइकम कैप्सिकाई से होता है। एक होता है लीफ ब्लाच, जो कि होता है टेफ्रेना मैकुलेंस से। तो ये जो है बीमारियां, इससे दोनों में इतने ज़्यादा धब्बे लग जाते हैं कि पूरी फसल जो है आपके नवंबर दिसंबर के बाद पूरी जली हुई सी प्रतीत होती है। तो इससे जो है राइजोम में भी इफेक्ट पड़ता है, आपकी उत्पादकता कम होती है। तो किसान भाइयों को इसका बचाव करना चाहिए। इसके बचाव के लिए जैसे ही इसके आपके लक्षण दिखाई दें तो एक दवा आती है प्रोपिकोनाजोल। प्रोपिकोनाजोल 0.1% 1 ml पर लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे और इसके 15 से 20 दिन बाद दूसरा छिड़काव करेंगे। तो इससे काफ़ी हद तक ये जो दोनों जो है रोग हैं, लीफ स्पॉट और लीफ ब्लाच, इनका जो है प्रबंधन हो जाता है। इसके बाद इसमें जो है एक स्टेम वाला कीड़ा भी लगता है और माहू भी लगता है। तो उस तरह के कीटों के लिए आप जो है एक दवा आती इमेडाक्लोरोपिड, इसकी आधा ml दवा प्रति लीटर पानी में दवा के बना के छिड़काव करना चाहिए। तो इससे स्टेम बोरर है, माहू है, जो अन्य कीट हैं, उसका भी नियंत्रण हो जाता है। भीतर फसल पककर तैयार हो जाती है। जनवरी फरवरी में जब 75% से ज्यादा पौधे सूख जाएं, तो खुदाई कर लेनी चाहिए। हल्दी की खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी होती है। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 15 क्विंटल के आसपास बीज लगता है, जिससे 300 से 400 क्विंटल पैदावार मिल जाती है।
इसको मल्चिंग भी कर सकते हैं, मल्चिंग से भी खरपतवार का नियंत्रण हो सकता है। और किसान भाइयों, जो एक अच्छी बात है कि हल्दी और अदरक भी आता है, इसकी खेती अगर जो आपके बाग बगीचे होते हैं, कुछ उस तरह की जमीन पड़ी होती है, उसके में कर देते हैं तो आपको अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। हल्दी की खेती नालियों में भी करते हैं और समतल खेत में क्यारियां बनाकर भी। अगर आपके पास बाग है तो उसमें भी हल्दी बो सकते हैं, बल्कि बागों में इसकी सहफसली खेती बहुत अधिक लाभदायक है। ऐसा करने से आप बिना अतिरिक्त जगह खर्च किए अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने मसालों की दुनिया को जाना, इन्हें करीब से समझा, देखा हमारे देश के मसाले देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है आपके मन में, कोई सवाल है आपके पास, तो आप वो हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ddkrishivisesh@gmail.com। इसी वादे के साथ कि अगले अंक में ऐसी ही कोई विशेष जानकारी आपके लिए लेकर होंगे फिर हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डेयरी फार्मिंग और डेयरी उद्योग में बड़े नुकसान के लिए कौन है जिम्मेदार? प्रजनन विहीन पशु का पालन क्या पशुपालकों के लिए है एक बोझ? जानने के लिए देखिए पशुओं में प्रजननहीनता, कारण और उपचार, अपना पशु चिकित्सक लाइव इस रविवार शाम 6:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बात जीरो बजट वाली खेती की, बात प्राकृतिक खेती की, और आज बात मुजफ्फरनगर की, बात होगी उत्तर प्रदेश की, बात होगी भोरा खुर्द गांव की। नमस्कार, बहुत स्वागत, डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। प्राकृतिक खेती ज़्यादा अच्छी है। मेरा गांव प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे करते 100% हम जैविक खेती की ओर ले जाएंगे इसको। मेरी आमदनी डबल में आमदनी ट्रिपल होगी। खेती को समझकर सीख कर किया जाए तो खेती में फायदा। हाँ जी, फायदा है। और मैम धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद दूरदर्शन डीडी किसान का। उत्तर प्रदेश से देखिए प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 22 जुलाई सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। धान उत्पादन के आधुनिक आयाम लेना चाहते हैं धान की अच्छी पैदावार, तो कृषि विशेषज्ञों की माननी होगी बात। जानकर धान उत्पादन के नए आयाम, खेत में लहलहाएगी फसल, मुनाफा देगा धान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश धान उत्पादन के आधुनिक आयाम, शनिवार रात 8:05 पर दूरदर्शन किसान पर।
हम आ रहे हैं। बदलते भारत के लिए लेके उम्मीदों की बहार, जहां मिलेगी कृषि जगत को एक नई पहचान, पूरी जानकारी, पूरा एनालिसिस, बजट की सारी अपडेट के साथ विकसित भारत का बजट 23 जुलाई सुबह 9:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब बात देश की आन बान और शान की हो तब फौजी किसी की नहीं सुनता। बात खत्म। मोहन ने अपनी काबिलियत पर फौज की वर्दी हासिल की है और तुम देखना बहुत जल्द मेरा छोटा बेटा जय भी फौज में भर्ती होगा। क्या नाम है तेरा? जय धर्मराज पांडे। मुंबई आ, मैं तुझे अपनी अगली फिल्म में हीरो का चांस दूंगा। गलत फहमी में जी रहे थे। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन ऐसे देश के लिए जीना, ये मौका सिर्फ चंद खुशनसीब लोगों को ही मिलता है। हर एक झूठ की एक कीमत होती है और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस झूठ की कीमत तुम्हें बहुत महंगी पड़ जाए। तू मुंबई नहीं फौज में जाएगा। पापा, तुमने फैसला कर लिया है। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। छोटे छोटे कदम, एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद। कम्युनिटी गार्डनिंग के क्या होंगे लाभ? 13 जुलाई से 10 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 30 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की भी वायु गुणवत्ता बहुत अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 26 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 135 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 24 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी अच्छी है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। डीडी किसान